हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवनेश शर्मा और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है लोकतंत्र और विविधता। यह क्लास टेंथ की सिविक्स का थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम खासकर लोकतंत्र उस देश के अंदर देखेंगे जहाँ बहुत सारी विविधताएं व्याप्त हैं, यानी कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी स्थापित होती है, इस चीज़ के बारे में चर्चा हम करेंगे। पिछले 3 चैप्टर्स के अंदर हमने देखा, पहले में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को देखा है और दूसरे में देखा है संघवाद को। विभिन्न राज्यों में एक केंद्र द्वारा कैसे शक्तियाँ दी जाती हैं, उसको ही संघवाद बोलते हैं। उसको हमने अच्छे से देखा था, आपने नहीं पढ़ा उसको जरूर देख ले जाकर। शुरू करते हैं, हम पहले इसकी रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये क्या कहना चाह रहा है, इस टॉपिक में क्या बताया गया है। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ संग लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती है। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित कर देते हैं। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसकी भाषा या क्षेत्र के आधार पर नहीं होती है। उसकी जो पहचान वो कई आधारों पर की जा सकती है, जैसे शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, अभी आपको मालूम है ब्रिटेन में एक प्राइम मिनिस्टर बने जिनका नाम ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू हैं, इसलिए इंडिया के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है वो हमारे धर्म से हैं, हमारे वर्ग से हैं। तो लोगों की पहचान सिर्फ भाषा या क्षेत्र के आधार पर नहीं होती है। आगे कहते हैं कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और समानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं कैसे अलग अलग रूप धारण करती हैं। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। टोटल मिलाकर इस जो टॉपिक है इसके अंदर, यानी कि परिचय के अंदर, हमें ये बताया गया कि हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये पढ़ेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं कैसे पूरे देश को प्रभावित करती हैं, देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं, और उसके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है कहानी से, और ये कहानी है ओलंपिक से संबंधित। मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था और उस कहानी है। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर, ये वाली तस्वीर है, ये देखो, ये तस्वीर है, ये ओरिजिनल तस्वीर है। अमेरिका में चलने वाले नागरिक अधिकार आंदोलन। ये नागरिक अधिकार आंदोलन एक अमेरिका के अंदर ही आंदोलन हुआ था 1955 से शायद 1968 तक। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पहले ये चीज़ें देख लो। अमेरिका के अंदर ये जो आंदोलन हुआ था, नागरिक आंदोलन, 1954 से लेकर 1968 तक। इन घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी यानी कि ब्लैक लोग थे, जैसे जगह यहाँ पर देखिए आप दिखाए हुए हैं, एफ्रो मतलब अफ्रीका और अमेरिका के मिले हुए लोग जो ब्लैक लोग थे, उनसे अक्सर क्या भेदभाव किया करते थे लोग कि आप काले हो, इसलिए लोगों के विरुद्ध होने वाली नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का रूप पूरी तरह से अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी से प्रभावित थे, तो उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन चलाया था, इनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है ये वाली तस्वीर, जो मैंने बताया कि जो नस्ल विरोधी यानी कि रंग विरोधी जो आंदोलन चल रहा था उस समय। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ की पदक समारोह की तस्वीर है। 200 मीटर की दौड़ होती है, कई दौड़ें होती हैं, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, तो उसमें से एक पदक समारोह की बात है। अमेरिका राष्ट्रगान बज रहा था। जब कोई बंदा जीत जाता और उसको जब मेडल मिलने जाता तो वहाँ का राष्ट्रगान बजा करता। तो अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए 2 खिलाड़ी खड़े हैं। वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये वाले टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये अफ्रो अमेरिकी हैं, यानी कि ब्लैक लोग हैं, अफ्रीका और अमेरिका के मूल के हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए थे, और पुरस्कार लेने के लिए वो उस पर ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन ऐसा उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, एक विरोध करने के लिए किया था। उन्होंने क्या कहा, जब पदक देने की बारी आई तो उन्होंने जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे चढ़ाकर ऊपर चढ़ गए।
यह जताने की कोशिश की थी कि अमेरिकी आश्रित लोग गरीब हैं, यानी कि जूते तक नहीं पहन सकते हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था। जो कांस्य पदक लिए होते, जो मतलब स्वर्ण पदक लेने के लिए गए थे, उन्होंने अपने गले में काला मफलर का परिधान भी पहना था। परिधान मतलब कपड़ा पहना था। आश्रित लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने मारे गए आश्रित लोगों को याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, तो उसके लिए क्या किया, कार्लोस ने काले मनकों की माला पहन ली। अपने इन प्रतीकों के तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। कि अंतर्राष्ट्रीय मंच होता, हर किसी की नज़र उस समय होती, किसने मेडल जीता, तो जिसने भी देखा उसको लगा कि वास्तव में ये जो नस्ल विरोधी आंदोलन हो रहा है या फिर रंग विरोधी आंदोलन हो रहा है वो काफ़ी सही है और लोगों को इसके खिलाफ जरूर काम करना चाहिए। काली दस्ताने की बंधी हुई मुट्ठियां आश्रित शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक, आश्रित मतलब काले लोगों की जो शक्ति है उसकी प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। ये देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी सबसे आगे खड़े हैं, ये रजत पदक के मतलब इनको रजत पदक मिला था। ये वाइट थे, ये गोरे थे, फिर भी इन्होंने इनका समर्थन किया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? ये प्रश्न आपके लिए है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल उचित था, क्योंकि उनकी बिरादरी को सालों से, कई हजार सालों से, हम कह सकते हैं कई 100 सालों से, कब से वो भेदभाव झेल रहे थे, लेकिन जब तक उनकी सरकार ने नहीं सुनी, आंतरिक मामला हो तो पहले ही इसको सुनना चाहिए था, तो निश्चित तौर पर ये उचित था। क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? राजनीतिक ये काम नहीं कहा जा सकता, अपने अधिकारों के लिए लड़ना उनका कोई राजनीतिक काम नहीं था, लेकिन कहीं हद तक ये राजनीतिक भी था। पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे न ऑस्ट्रेलियाई थे, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? भाई इस विरोध में उन्हें ऐसा लगा, उनकी अंतरात्मा ने कहा कि हमें इस विरोध में शामिल होना चाहिए, और ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, लाखों व्यक्ति की कहानी, और लाखों लोग इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो उन्होंने लगा कि हमें ये करना चाहिए और ये हम सबका मसला है, न कि सिर्फ आश्रित लोगों का मसला है, इसलिए वो शामिल हो गए। क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? ये आपके ऊपर है, आप करते या ना करते। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया। ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया। फिर क्या हुआ, इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी होगी। उन्हें ये बताते हुए दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मसला था, ये अंतर्राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध था। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे उनको भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी, और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, और इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी, ऊपर जो चित्र दिखाया हुआ है यहाँ पर, सैन होजे यूनिवर्सिटी जहाँ इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति भी लगवाई है। ऊपर जो चित्र निकल गया अभी, वो आपने देख लेना अपनी बुक में। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नॉर्मन की मौत हुई, तो उनकी अस्थि को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे, अमेरिका के स्मिथ और कार्लोस भी थे। तो ये एक कहानी थी जिसके द्वारा ये बताया गया कि लोग सिर्फ भाषा के आधार पर अलग नहीं हैं। एक देश के अंदर कई आधारों पर अलग हो सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर जैसे अलग होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, कई आधारों पर एक देश के अंदर कई विविधताएं हो सकती हैं। और इन सारी विविधताओं को समेटकर एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना कितना कठिन होता है। एक लोकतंत्र के अंदर पूरे देश को एकता और अखंड बनाए रहने के लिए कितना मुश्किल होता है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। इसी बीच में एक बहस उठती है। कुछ दलित समूहों ने सन 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जातिभेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर 3 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। पहला है अमरदीप कौर, जो एक सरकारी अधिकारी हैं। हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव और गैरकानूनी पहले से ही करार दिया गया। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ।
जब लोगों ने कहा कि दलितों से संबंधित, यानी कि जो नीची जातें हैं हमारे देश के अंदर, नीची जाति जिनको बोलते हैं अक्सर पुराने ज़माने में, लेकिन तो स्पष्ट तौर पर हमारे संविधान के अंदर ये भेदभाव बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है और होना भी चाहिए। तो हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं था, ये देश के अंदर ही एक प्रशासनिक अक्षमता थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी थी, पुलिस की गड़बड़ी थी, डीएम साहब की गड़बड़ी थी, न्याय की गड़बड़ी थी, जो लोगों को आज भी भेदभाव का शिकार होने देते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मसला हमें बनाने की वास्तव में ज़रूरी नहीं है। अमरदीप कौर की बात बिल्कुल सही है। ओइनम जो एक समाजशास्त्री, एक सोशलिस्ट हैं, वो कहती हैं जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है, जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्री है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। तो ये उन्होंने कहा कि जाति और नस्ल दोनों एक दूसरे के समान नहीं, वो अलग हैं। जाति क्या है, वो यहाँ पर सामाजिक प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे ही लोगों ने पनपा दी। लेकिन जो रंग है या नस्ल है, वो ईश्वर की दी हुई प्रवृत्ति है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जाति को तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो अशोक ने कहा, अशोक जो दलित कार्यकर्ता था, किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, यह जाति की ही तरह काफी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठना चाहिए। इनकी भी कहीं ना कहीं बातें सही थी, लेकिन मुझे जहाँ तक सबसे उचित टिप्पणी लगी वो अमरदीप कौर की लगी। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। ये सिर्फ हमें चर्चा करने के लिए, हमारे खोपड़ी खोलने के लिए कुछ बातें बताई जाती हैं जिनको पढ़ना आवश्यक होता है, वरना मैं इन लेक्चर में उनको बिल्कुल भी नहीं लूँगा। एक एक लाइन पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। समानताएं और असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। टोटल मिलाकर इसमें यह कहा गया है कि किसी भी देश में ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ भाषा के आधार पर बटा हो या क्षेत्र के आधार पर बटा हो, उसमें कई हम कह सकते सामाजिक विविधताएं मौजूद हो सकती हैं। और किसी देश के अंदर भाषा के आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर भी और सामाजिक विविधता के आधार पर भी अंतर हो सकता है। तो ये चीज़ अलग अलग रूप में सामने आती है, विविधताएं अलग रूप में सामने आती है, जैसे धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, भाषा के आधार पर है। जैसा कि हमारे देश के अंदर हम कह सकते हैं, हमारे देश के अंदर कई चीज़ें हैं, हर आधार पर हमारा देश विविधता से भरपूर। अगर भाषा के आधार पर कहें तो उसमें 1100 से ज़्यादा लैंग्वेज है। धर्म के आधार पर तो हर धर्म मौजूद है यहाँ पर। क्षेत्र के आधार पर तो क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, कम से कम 50 क्षेत्र मौजूद हैं। कहीं कोई कहता हम उस क्षेत्र के, कोई कहता हम इस क्षेत्र के हैं। लेकिन इन सबके बीच एक जो सबसे बड़ी साझा पहचान है वो भारतीय। लोग अक्सर कह देते हैं कि हम भारतीय हैं और अपनी भाषा को बाद में बताते हैं, क्षेत्र को बाद में बताते हैं। इस चैप्टर को अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप फर्स्ट जो 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। पहला वो चैप्टर है श्रीलंका वाला, उसको पढ़ लीजिए, या सत्ता का साझेदारी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पावर शेयरिंग। और सेकंड है फेडरलिज्म वाला, संघवाद वाला, उसको जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि उनसे रिलेटेड ही इसमें बात बोली जाती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, लंबा हो, छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं सब अलग अलग हैं। अब एक चीज़ हम समझने वाली ये है जो एकदम बहुत महत्वपूर्ण बोली गई है कि वो कोई बंदे के हाथ में ये नहीं होता कि हम किस समाज में जन्म लेते हैं, क्या वो दलित है, क्या वो गरीब है, क्या वो अमीर है। ये सारी चीज़ें क्या होती किसी बंदे के हाथ में नहीं होती है। एक बार जन्म लेने के बाद उनमें ही हमें जीवन बिताना पड़ता है और ये जो समस्याएं होती हैं हम हर रोज अपने जीवन में फेस करते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि हम गरीब हैं, किसी को ऐसा लगता है कि हमारी भाषा दूसरी है, किसी को ऐसा लगता है हम काले हैं, किसी को ऐसा लगता है हम छोटे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई हुई हैं
वो हम पहले से डिसाइड नहीं करते हैं, ये सारी की सारी समाज में बनी हुई चीज़ें हैं और जन्म लेने के बाद हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं। बहरहाल सभी किस्म की सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग रहकर अपनी पसंद का धर्म भी चुन लेते हैं। आप जानते हो कि हर चीज़ जन्म के आधारित नहीं होती। कुछ लोगों को, जैसे मान लीजिए अपने देश की बात करें तो कुछ लोग मान लीजिए अगर हिंदू धर्म में पैदा हुए तो उनको लगता है कि मुस्लिम धर्म अच्छा है तो मुस्लिम पन पर लेते हैं, तो ये जन्म के बाद भी कुछ चेंज हो जाता है। और कुछ लोग जैसे मुस्लिम में पैदा हुए तो हिंदू ले लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। तो ये सामाजिक समूह इनके आधार पर भी बनते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज के आधार पर भी देखो सामाजिक समूह बन जाते हैं। कई लोगों हिंदी हिंदी में पैदा हुए लेकिन इंग्लिश से पसंद करने लगते हैं तो वो इंग्लिश की एकदम अच्छी वकालत करते हैं। धर्म चेंज कर लेते हैं तो उसी धर्म की वकालत करने लगते हैं। क्षेत्र चेंज कर लेते हैं तो उसी क्षेत्र की वकालत करने लगते हैं और उसी समूह के हो जाते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरीके से लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। तो सामाजिक विभिन्नता ये जरूरी नहीं है। किसी देश के अंदर विविधता है, क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो देश विविधता के आधार पर बट जाएगा। ये भी हो सकता है कि विविधता के आधार पर उसमें मजबूती आए और एक पुल की तरह काम करे। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपनी अपनी समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया था उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। सामान्य सी बातों समझ में आया हो गया। अब आगे बोलते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जात या पंथ अलग हो सकती है। यह संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी लोग होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस कर। एक ही परिवार के अमीर लोग, अब पहले इतना इतना समझ लेते। देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक धर्म का कोई व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति एक धर्म के ये समझें कि हम इसी धर्म के, क्योंकि जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, जाति आधार है। हिंदू के अंदर भी बहुत सारी सब डिवीजन है, कई जातियां हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, ये सारी मिलाकर बहुत जातियां हैं। तो जो लोग अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, दबा हुआ महसूस करते हैं, तो वो उस धर्म की ज़्यादा वकालत नहीं करते, वो दूसरे धर्म को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि एक दूसरे करीब महसूस करते, ठीक, एक परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते क्योंकि वे अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। ये सारी चीज़ सोच पर आधारित होती है। इस प्रकार सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग अलग रूप धारण करती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य से पहले देखने से पहले इस कार्टून को हल्की सी नजर डालते हैं। ये कार्टून अपने आप में एक मिसाल है। देखिए, एक हाथ में व्यक्ति कुल्हाड़ी लिए हुआ और दूसरा हाथ पत्थर पे रखे हुआ काटने जा रहा है। इनमें सिर्फ ये बताने की कोशिश करी गई है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए ये बंदा कोई है, अगर उसकी आधी बॉडी ब्लैक हो, और ये कार्टून सिर्फ एक बात नहीं बोलता, कई बातें बोलता, अपने अपने हिसाब से सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमने ये समझा कि कोई बंदा है, उसका आधी बॉडी ब्लैक है और वो क्या खाता है उसको पसंद नहीं है। ये एक तरह से सामाजिक जो भेदभाव है, नस्ल आधारित या रंग आधारित, उसको ये प्रतीक है। तो वो अपना एक हाथ काट रहा है जो ब्लैक वाला है। विभिन्नता में सामंजस्य और टकराव, आज ये आप पढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलितों को देख लीजिए आप। इसमें सिर्फ ये बताया कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बढ़ जाते हैं। सामाजिक अंतर खासतौर पर हम अमीरी गरीबी को कह सकते हैं। जरूरी नहीं है आप नस्ल से अलग हो, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी सामाजिक भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। अगर हम अपने देश में दलितों की बात करें, पिछड़े लोगों की बात करें, तो उसमें क्या है, आमतौर पर वे गरीब हैं और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर
अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। इस पर आप जरूर कर लेना। जब एक क्या होता है, जब एक सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। एक ही समुदाय के अंदर कई सामाजिक अंतर हो सकते हैं, और जब उनको ऐसा लगता है कि ये सामाजिक अंतर हमारे अंदर ज़्यादा है, तो उन्हें क्या है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम अलग समुदाय के। अगर एक से सामाजिक समानताएं कई समूहों में मौजूद हों, फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर कई तरह की समानताएं असमानताएं कई समूहों के लोगों को मौजूद हो, तो उनको क्या होता है, एक समूह से लोग दूसरे समूह से पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, अगर कोई व्यक्ति अश्वेत है इंडिया के अंदर, कैसा है, अश्वेत है, तो एक तरह से भारतीय है, लेकिन अगर उसके साथ भेदभाव होता है तो वो अमेरिका के जो अश्वेत व्यक्ति है उससे समानताएं पाता है। उसको लगता है कि हम और वो एक हैं, चाहे वो अफ्रीका के अंदर हो चाहे अमेरिका के अंदर हो, जहां जहां सेम सेम प्रॉब्लम होगी, वो व्यक्ति लगता है कि हम सब एक हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं। ये जो कहानी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, दोनों में ईसाई रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल नहीं दिखाई देता है। वहाँ आगे पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे नीदरलैंड की। नीदरलैंड के अंदर थोड़ी स्थिति अलग है। जैसा कि हम देखते हैं, आयरलैंड के अंदर कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, एक धर्म के होने के बावजूद भी उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये धर्म के आधार पर ही लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हो, अधिकार से वंचित कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक अंतर में देखा जाता है, खासकर गरीब है, तो उसके साथ भी भेदभाव हो सकता है। अब हम नीदरलैंड की बात करते हैं। नीदरलैंड की स्थिति क्या है, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, पेन ले लूँ एक मिनट, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुंथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होती है। यहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं। वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। सरल भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के बराबर समान स्थिति में हैं, तो वो आपसे नहीं लड़ेगा। अगर आप किसी से कमज़ोर हैं तो वो आपसे लड़ सकता है। अगर आप किसी से सकते हैं कमज़ोर नहीं है बराबर स्थिति में, तो कोई नहीं लड़ेगा आपसे। ये स्थिति बन जाती है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफ़ी बड़ा देश है। भारत की स्थिति देखें तो भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। जर्मनी के अंदर देखें और स्वीडन जैसे समरूप समाज है। समरूप मतलब एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। समरूप समाज है, वहाँ पर जातियाँ ज़्यादा नहीं हैं, ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं हैं, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और एक ही संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, उन्हें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुत सांस्कृतिक हो गए हैं। ये अक्सर एक सामान्य प्रथा है। जब आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो आप एक चीज़ देखते हैं कि उसमें होता क्या है कि लोग अपने हिसाब से अपना अपना समुदाय बनाते हैं। आपको लगा कि हमारे पास का है, तो उसी का एक अपना समुदाय बन गया। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जब लोग दूसरे देश में, खासकर जर्मनी वगैरह, जहाँ पर लोग अलग संस्कृति के नहीं रहते हैं, सब क्रिश्चियन रहते हैं और सारे जर्मन भाषा बोलने वाले रहते हैं, समरूप समाज है। जब यहाँ पर बाहर से लोग जाते हैं तो एक अपना अलग समुदाय बना लेते हैं, ढूंढते हैं कि हमारे जैसा कोई याद आया, क्या कोई इंडिया का बंदा है, तो उसको अपना एक समुदाय, अपने परिवार का व्यक्ति मानने लगते हैं। एक यहाँ पर स्टोरी दिया गया है, इमरान 10वीं कक्षा का सेक्शन बका। ये कोई स्टोरी खुद आप पढ़ लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
अब देखते हैं हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति क्या है। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नज़र में तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। ये एक समझने वाली बात है। सामाजिक विभाजन हर जगह मौजूद है, हर देश में मौजूद है, लेकिन जब राजनीति इन सब में इन्वॉल्व हो जाती है और सामाजिक विभाजन के अनुसार ही वोट की मांग करती है तो उस देश के अंदर फूट पड़ने की ज़्यादा चांस होते हैं। इसीलिए राजनीति के अंदर सारे के सारे धर्म बराबर होने चाहिए, हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, तभी संभव है कि वो देश एक बना रहा है, अखंड ना हो, जैसे इंडिया के अंदर देखा जाता है। एग्जाम्पल परिणामों को दायरा देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले लेते हैं। जो क्रम ऊपर कर चुके हैं उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह के लोग रहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में पूरी तरह से बटी हुई है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और बचे हुए 44% जो लोग हैं, बचे हुए नहीं मतलब 44% लोग हैं वो रोमन कैथोलिक हैं। कहते हैं रोमन कैथोलिक हैं। कैथोलिक का जो प्रतिनिधित्व है वो नेशनलिस्ट पार्टी करती है और जबकि उत्तरी आयरलैंड में गणराज्य के साथ मिलाया गया जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने में पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट है। अब यहाँ पर कहना क्या चाहा है, उत्तरी आयरलैंड का मान लीजिए ये एक समुदाय है, इसमें 44% लोग कैथोलिक हैं और बाकी जो 53% लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं। कैथोलिक पार्टी का जो प्रतिनिधित्व करती है यानी कि उनकी तरफ से लड़ती है वो नेशनलिस्ट पार्टी उसका नाम है, जबकि जो प्रोटेस्टेंट पार्टी है उसका जो प्रतिनिधित्व करती है उसका नाम है यूनियनिस्ट पार्टी। अब इंग्लैंड के अंदर स्थिति क्या है, इसमें सारे लोग प्रोटेस्टेंट ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट की जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो इंग्लैंड के रहने के पक्ष में, ये इंग्लैंड का एक पार्ट है, जबकि जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो कहती है कि हम जाकर आयरलैंड जो महाद्वीप नहीं है, आयरलैंड जो अलग एक देश है उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। ये समस्या है यहाँ पर। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाला हिंसक टकराव में ब्रिटेन की सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांतिपूर्वक समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात करी। इसमें आप जरूर 1998 वाले को हाईलाइट जरूर कर लेना यहाँ पर, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है। 1998 के अंदर ब्रिटेन और की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, इसमें दोनों पक्षों के बीच हिंसक आंदोलन बंद करने की बात करी गई। इसके बाद यूगोस्लाविया की कहानी है, थोड़ा अलग है। इसके बाद ब्रिटेन के अंदर शांति हो गई। ब्रिटेन के अंदर जब उनके बीच एक समझौता हो गया 2006 में, उसके बाद कोई 1998 में, तो इसके बाद कोई समस्या नहीं आई, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे, जो हिंसक झड़प थी वो बंद हो गई। अब बात कर रहे हैं यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की कहानी का अंत जो है वो सुखद नहीं है। यूगोस्लाविया वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होता है। अब एक जो कहानी है ये बहुत अच्छी कहानी है। इसके अंदर सामाजिक विभाजन को हम देखेंगे और ये देखेंगे कि लोग भेदभाव से कैसे ग्रस्त होते हैं, उनकी जो दैनिक जिंदगी वो कैसे प्रभावित होती है, उन्हें कैसी कैसी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक बुल्गारिया, रोमानिया और भारत की स्थिति को दिखाया गया है। गणेश नाम का जो बंदा है वो विदेश घूमकर आया है तथा वह महाश्वेता को बता रहा है कि पूर्वी यूरोप में विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे योर्दान का मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने क्या कहा। अब योर्दान का जो बुल्गारिया में रहने वाली नर्स थी उसने क्या कहा।
नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना नहीं कर सकते। वो कह रही है किसी की सेवा करने से, किसी को सर्विस देने से मना कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो ड्यूटी दी गई है। रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब भी अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं, तो दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। वे हमारे डॉक्टरों को भी परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह नहीं होते हैं। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर भी देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं। फिर सब जानते हैं कि ये चोर हैं, वे चोर हैं। मैं लोगों को यह कहते सुना कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वो दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये यहाँ पर रूढ़िवाद दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रूढ़िवाद, पहले से धारणा बनाई हुई है ब्लैक लोगों के प्रति। इसीलिए उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि ये जो लोग गंदे हैं, बहुत सारे कपड़े अपड़े इनके पास होते नहीं हैं, ये खून बेचकर अपना जीवन चलाते हैं, और इनके अंदर सामाजिकता नहीं है, इनके अंदर पढ़ाई लिखाई के गुण नहीं है। ये सारी चीज़ें जो पहले से हमारे अंदर भरी हुई हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, इसकी वजह से उनको भेदभाव को सामना करना पड़ता है। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है, महाश्वेता ने कहा, क्योंकि अक्सर हर किसी को कहते हुए सुना हुआ, क्योंकि हम लोग जो आपस में इंडिया के अंदर भी ये अक्सर बातें चलती है, हर जगह ये बातें चलती हैं। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानिया मोद्रजेनी के बारे में बताया। यानी अब जो बात हो रही थी वो बुल्गारिया के रोमानिया के बारे में बता रहे थे, अब रोमानिया का बुल्गारिया के बारे में बता रहे हैं। जब वो 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। वह अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिर वहाँ की सफाई कर्मचारी ने खुद को भी रोमानी थी, जो खुद भी एक रोमानी थी, वहाँ पर सफाई कर्मचारी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया है। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार करते रहते थे। एक बार डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर में बदबू आ रही थी। ये जो समस्याएं हैं, ये उन्हीं की समस्याएं बताई हैं जो कि अक्सर लोगों का सामना करना पड़ते हैं। तो उनकी क्या व्यक्तिगत समस्याएं, उसके बारे में चर्चा की है। तो आप भी इस पर जरूर चर्चा करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप उत्तर लिखेंगे तो इसकी जो चर्चा जरूर करें आप। तो इससे क्या है, एक बेहतरी की उम्मीद हो सकती है और आंसर में एक अच्छी जा सकती है। इसी प्रकार आप महाश्वेता को भी देख लेना। महाश्वेता ने इंडिया के बारे में क्या बताया, इसके बारे में भी हल्की सी चर्चा कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो दलित लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है, उसके बारे में चर्चा की है। अब हम समाज के बारे में करते हैं, इसकी बेस्ट स्थिति कब होती है। उनका मानना है कि श्रेष्ठ स्थिति को तब इस समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। देखिए, सामाजिक विभाजन की श्रेष्ठ स्थिति तब है, सरकार चलाने की श्रेष्ठ स्थिति तब है, जब एकदम बेस्ट स्थिति तब है जब समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई विभाजन ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति की अभिव्यक्ति में नहीं होने देना चाहिए। किसी देश के अंदर सामाजिक विभाजन को राजनीति की अभिव्यक्ति में नहीं होना चाहिए। किसी को हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं मांगना चाहिए। हर किसी को एक नज़रिए से देखना चाहिए। जब आपस में हिंदू मुस्लिम हो जाता है तब देश के बंटने की स्थिति पैदा हो जाती है। हमने जैसा कि देखा, हमारे देश का विभाजन इसी आधार पर हुआ था, क्योंकि जो राजनीतिक लोग थे, जो हमारी जो देश की जो कांग्रेस की राजनीति थी, वो क्या थी, सभी को समेट कर एक साथ लेकर चलने वाली थी। लेकिन जो मुस्लिम लीग की राजनीति थी वो मुस्लिम आधारित राजनीति थी और मुस्लिम लोगों के पक्ष में थी। इसीलिए किसी एक दिन देश हमारा बट चुका था। पर इससे साथ यह सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं कर सकती है। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, हर व्यक्ति को समान भाव से देखा जाता है और हर व्यक्ति को आपको मनाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि हर वोट एक कीमत रखता है। ऐसे में क्या, सामाजिक विभाजन कभी समस्या नहीं बनता है, वो देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को
पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप में सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को और दूसरे मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। इसमें इस तरफ ये बात बोली गई है कि अक्सर लोगों के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं सामाजिक आधार पर राजनीतिक पार्टियों को जरूर देखा जाता है। जैसे जाति के आधार पर लोग देख सकते हैं, एक सामाजिक बंटवारा ही तो है जाति। उनको लगता है ये हमारी जाति की पार्टी, तो उसको वोट देते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत सी क्या है धर्म के आधार पर कि ये हमारे धर्म का समर्थक पार्टी है तो हम इसको वोट करते हैं। तो इस आधार पर अक्सर हम वोट देखने को देखते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इन सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती है। अपने देश के अंदर ही देखी जाए AIM जो AIMM है, वो क्या है मुस्लिम पार्टी है और वो मुस्लिमों को ही विशेष ध्यान देती है, लेकिन उसका ये काम नहीं है कि वो देश को बंटवारे की तरफ ले जाए। वो अपने समुदाय के लोगों की तरफ ध्यान देती है, अपने समुदाय के लोगों की बात उठाती है। अब 3 आयाम है जो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में जरूर पढ़ना। सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति है, उनका परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ बोली गई है इसमें कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे पहले विशिष्ट और अलग मानते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते होंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। इसको हम समझाएंगे अभी। अब आगे हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले पूरा पढ़ लें। बेल्जियम के अधिकार लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन हो बोलते हैं। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं और फिर किसी प्रदेश, देश, क्षेत्र, भाषा समूह और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं। किसी देश के अंदर 3 आयाम होते हैं। उनमें पहले आयाम की बात करी गई है कि सामाजिक विभाजन तब नहीं होगा देश के अंदर, कितनी भी सामाजिक विविधता हो, अगर लोग अपनी पहचान को एक विशिष्ट पहचान न माने। अगर देश के अंदर हम लोग ये मानने लगे कि हम हिंदू हैं, कोई मानने लगेगा हम मुस्लिम हैं, कोई मानने लगेगा हम सिख हैं, इस आधार पर देश बंटने की संभावना बढ़ती है। लेकिन अगर लोग पहली अपनी पहचान को माने कि हम भारतीय हैं, तो शायद देश नहीं बटेगा और एक एकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। सेकंड, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल अधिकार के तौर पर उठा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार के तौर पर उठा रहे हैं, या फिर किसी देश बनाना चाह रहे हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल भी इसमें महत्वपूर्ण उठा रहे हैं। किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहलियों की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में देखा, विभिन्न समुदायों के नेता ने अपनी जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। इसीलिए वो क्या हुआ, देश बट गया। श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि वहां की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके अधिकार थोड़े तीखे थे। उनके अधिकार क्या थे? थोड़े तीखे थे। उनको मानना थोड़ा कठिन था क्योंकि वो दूसरों के अधिकारों को छीन रहे थे। यूगोस्लाविया के अंदर क्या था, जो राजनीतिक नेता थे उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक नेता ने ऐसी ऐसी मांगें उठाई जो कभी पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए वो देश एक दिन टूट गया। आगे बढ़ने से पहले एक कार्टून देखते हैं। यहाँ पर एक फुटबॉल दी गई है, यहाँ पर देखिए एक फुटबॉल दी गई, यहाँ पर भी एक फुटबॉल दी गई है। इसके अंदर ब्लैक व्हाइट सारे लोग मिलकर रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है जोश। यहाँ पर देखिए ब्लैक एक तरफ कर दिया गया, व्हाइट एक तरफ कर दिया गया। ये एक भेदभाव या नस्लवाद का उदाहरण है। अब तीसरा आयाम, 2 आयाम हमने देख लिए। पहला आयाम क्या देखा कि लोग अपनी पहचान कैसे लेते हैं, एक साझा पहचान लेते हैं या विशिष्ट पहचान लेते हैं। दूसरा हमने देखा कि राजनीतिक दल अपने अधिकारों को कैसे उठाते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरकार का रुख है।
यहाँ पर आप कर लेना हाईलाइट। एक मिनट। सरकार का रुख है, सरकार की इन मांगों की क्या प्रतिक्रिया रही, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाता है तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को उठाता है, यानी कि कोई हम कह सकते हैं पार्टी अपने अधिकारों को उठाता है, तो सरकार का रवैया उसके प्रति कैसा है। अगर रवैया उनके अधिकारों के प्रति सचेत है तो शायद सामाजिक विभाजन नहीं होगा, लेकिन अगर उनका रवैया उनके खिलाफ है तो सामाजिक विभाजन निश्चित तौर पर होगा। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देती है जो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं, ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। ये था तीसरा आयाम। अब इसका जो कंक्लूजन है इस तरह, कंक्लूजन क्या कहता है इस चैप्टर का, किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति की अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। सामाजिक व्यवस्था किसी देश के अंदर चुनौती नहीं हो सकती है। सामाजिक व्यवस्था देश को मजबूती देती है, बशर्ते ये 3 आयामों को जो फॉलो करता है जो ऊपर बताए गए हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है, पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान नहीं होता है। लोगों को अपने साथ क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, लोगों के अधिकारों को देना पड़ता है, जो कि एक आसान बात नहीं है। आगे कहते हैं, जो लोग खुद को वंचित, अपेक्षित या भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं होती हैं, इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली हो जाती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव होता है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। टोटल मिला के ये कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है और लोकतंत्र के अंदर ये आसानी से उठ जाती है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो लोग अपने वोट देकर उन पर दबाव बना देते हैं। आगे बोला गया है, इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने की और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा रास्ता है। इसमें पूरी तरह से डेमोक्रेसी को विविधता के अंदर एकता बैठाने की बात करी गई है, वो डेमोक्रेसी के अंदर ही संभव है। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने के 3 कारकों की चर्चा करिए। पहला कारक क्या था, लोगों की पहचान कैसे लेते हैं, क्या वो एक साझा पहचान लेते हैं, एक विशिष्ट पहचान लेते हैं, क्या वो अपने धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर पहचान बताते हैं, एक साझा पहचान जैसे भारतीय बताते हैं। दूसरा है समाज, जो राजनीतिक समूह है उनको अपनी आवाज़ कैसे उठाते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि लोगों की जो सरकार है वो उसके प्रति कैसा रुख अपनाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैंने थोड़ी चर्चा कर दी। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। पहले 2 चैप्टर भी हमने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी, उनको आप जरूर पढ़ लीजिए। इसी के साथ साथ थैंक यू एंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।